हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ा था कि कैसे आप लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज़ करके किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हो। तो पिछला जो क्लास था उसमें हम लोगों ने खाली क्वेश्चंस डिस्कस किया था एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस पे, और उसके जो प्रीवियस क्लास था उसमें हमने उसका स्टेप्स भी बताया था कि कैसे आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो पिछला जो क्लास था अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। वो काफ़ी अच्छा लेक्चर था क्योंकि वो टॉपिक टफ माना जाता है कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आप निकालो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, इसलिए मैंने उस टॉपिक पे अच्छा खासा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाया था। एक्चुअल 50 मिनट्स का एक वीडियो खाली क्वेश्चंस पे ही बेस्ड था जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए, जिसमें इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोगों को निकालना था एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज़ करके। तो आज जो हम लोग का जैसे कि आज जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो है हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लोग मतलब नया नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और ये भी सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम लोग को इन्वर्स निकालना है बिना एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग का टॉपिक उसमें हम लोग ये भी सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम लोग को इन्वर्स निकालना है विदाउट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला है। ठीक, वैसे तो आपके बुक्स में ये जो हम लोग का टॉपिक जहाँ पे ख़त्म होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का, जहाँ पे इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज़ करके, इस टॉपिक के पास डिटर्मिनेंट पढ़ाया गया है। लेकिन मैं आपको एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा। इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। लेकिन आपको एडजॉइंट एंड इन्वर्स पढ़ने के लिए डिटर्मिनेंट की कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं उतनी बेसिक नॉलेज आपको आज डिटर्मिनेंट के बारे में दे दूंगा। तो आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि डिटर्मिनेंट का ये फर्स्ट लेक्चर है। अगर एक्स्ट्रा टाइम बचेगा तो मैं एडजॉइंट एंड इन्वर्स भी आज ही इसी लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर मच टाइम वी शुड स्टार्ट द टॉपिक ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की बेसिक नॉलेज लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो देखिए मैंने आपको ये पढ़ाया था कि ये जैसे हम लोग के पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कैपिटल ए। ठीक है, जैसे ये हम लोग के पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A11 A12 A13 डॉट 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 n एलिमेंट्स है। ठीक है, और ऐसे ही तो आपका बहुत सारा मतलब कि एलिमेंट्स है A21 A22 A23 डॉट 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 A21, इसमें भी n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ये जो हम लोग का मतलब ऐसे ही बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स भरे हुए हैं, और AN1 AN2 AN3 डॉट 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 ANN, यानी ये जो मैट्रिक्स A है हम लोग का, इसमें आपके पास हम लोग मतलब इसमें हम लोगों के पास n रोज हैं और n कॉलम्स हैं, इसलिए ऐसे एलिमेंट्स हैं A11 A12 A13 से लेके A1n तक, फिर A21 A22 A23 से लेके A2n तक। ऐसे तो आपका n रोज है और n कॉलम्स है इस मैट्रिक्स में। तो देखिए हर एक मैट्रिक्स का ना, हर एक मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक एक्सप्रेशन होता है, हर एक मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक एक्सप्रेशन होता है जिसको हम लोग दो वर्टिकल लाइंस के अंदर डिनोट करते हैं। हर एक मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक एक्सप्रेशन होता है जिसको हम लोग दो वर्टिकल लाइंस के अंदर डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं। ठीक है, हर एक, मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करना चाहूँगा कि हर एक किसी भी मैट्रिक्स ए से किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ एक्चुअल में स्क्वायर मैट्रिक्स बोलना ज़रूरी है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए से इस तरह का एक एक्सप्रेशन एसोसिएटेड होता है, लिंक्ड होता है, जिसको हम लोग दो वर्टिकल लाइंस के अंदर उस मैट्रिक्स का कैपिटल लेटर लिख के डिनोट करते हैं, और जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं उस मैट्रिक्स का। ठीक है, देयर इज एसोसिएटेड एन एक्सप्रेशन। जैसे इस एक्सप्रेशन को हम लोग कहेंगे कि ये हम लोग का डिटर्मिनेंट है। इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे कि ये हम लोग का डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, डिनोटेड बाय, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि स्मॉल dt आप लिख दीजिए और फिर ए मैट्रिक्स लिख दीजिए, और या फिर इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं जैसे यहाँ पे डिनोट किया गया है दो वर्टिकल लाइन से, इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। और हाँ, ये एक बात इम्पॉर्टेंट है कि नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट नहीं होता है, खाली स्क्वायर मैट्रिसेस का ही डिटर्मिनेंट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट नहीं होता है, खाली स्क्वायर मैट्रिसेस का ही डिटर्मिनेंट होना पॉसिबल है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ लिख लीजिए,
सॉरी, आप ये चीज लिख लीजिए, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस आर नॉट डिफाइंड। वो डिफाइंड नहीं होता है। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस आर नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड नहीं है। और एक और बात, जैसे आप जानते हैं कि मैट्रिक्स बस एक अरेंजमेंट है नंबर्स का, कि कैसे आप कितने तरह के नंबर्स को, मतलब कितना आपके पास रोज है। जैसे मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि मैट्रिक्स क्या है हम लोग के, नॉर्मल बस अरेंजमेंट है नंबर्स का। हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, उसमें हम लोगों के पास कुछ रोज होती हैं, कुछ कॉलम्स होती हैं, और उसमें हम लोग एलिमेंट्स को अच्छे से अरेंज कर देते हैं, एलिमेंट्स को सजा देते हैं। तो मैट्रिक्स बस हम लोग का अरेंजमेंट है नंबर्स का, डिफरेंट तरीके का अरेंजमेंट होता है। उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं निकलता है कि हाँ मैट्रिक्स का कुछ एक प्रॉपर वैल्यू आपका बाहर निकल रहा हो। लेकिन डिटर्मिनेंट का, हर एक डिटर्मिनेंट का एक फिक्स वैल्यू होता है, उसका एक वैल्यू निकल के बाहर आता है। मैं एक बार फिर से आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मैट्रिक्स हम लोग के पास क्या है, तो नॉर्मली बस अरेंजमेंट है नंबर्स का, उसे कोई वैल्यू नहीं इवेलुएट हो रहा है, कोई वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, बस वो नॉर्मल अरेंजमेंट है नंबर्स का। लेकिन डिटर्मिनेंट है कि वैल्यू देता है, डिटर्मिनेंट एक प्रॉपर सुटेबल वैल्यू देता है, कैलकुलेटेबल वैल्यू देता है, ठीक है, जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का एक वैल्यू होता है, फिक्स वैल्यू, और मैट्रिक्स का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और एक डिटर्मिनेंट जिसमें n रोज n कॉलम्स हो, उसको n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहा जाता है। एक डिटर्मिनेंट जिसमें n रोज n कॉलम्स हो, उसको n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहा जाता है। एक डिटर्मिनेंट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, वैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और डिटर्मिनेंट, ये आप भी लिख लीजिए, a determinant having n rows and n columns is known as a determinant, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n, उसको n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहा जाता है, ठीक है। तो आप ये सी चीज़ समझ गए। हाँ, अब देखिए डिटर्मिनेंट में भी अगर आपके पास से किस तरह का मैट्रिक्स है वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। आपको मतलब कि जैसे मेरे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स A है, उसका ऑर्डर 1×1 है, तो उसका डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकाला जाएगा। अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर 2×2 है, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3×3 है, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। तो हर एक का डिटर्मिनेंट थोड़ा अलग अलग तरह से निकाला जाता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 का, कि आपको एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है जिसका ऑर्डर 1 है, यानी उसमें एक रो है एक कॉलम है। एक्चुअल में मतलब ऐसे मैट्रिक्स में बस एक ही एलिमेंट होते हैं। आपने जब भी ये मैट्रिक्स में आपको इतनी जानकारी तो हो ही गई होगी कि जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1×1 ऑर्डर का, तो उसमें एक रो एक कॉलम है, मतलब उस मैट्रिक्स में एक्चुअल में एक ही एलिमेंट है, एक ही एंट्री है जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग उसी डिटर्मिनेंट का बात कर रहे हैं। देखिए, तो अभी हम लोग, तो देखिए पहला वाला जो है ऑर्डर 1×1 का, वो तो काफ़ी सिंपल है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स। मान लीजिए आप कि मेरे पास यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका आप जाहिर सी बात है एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर जो होगा वहाँ पे हम लोग का वो 1×1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। तो अगर आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट में 5, तो इज इक्वल टू 5 ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे रहेगा वही बाहर आ जाएगा, ठीक। 1 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, जो 2 वर्टिकल लाइंस के अंदर है वही बाहर भी आ जाती है,
वन ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, जो दो वर्टिकल लाइंस के अंदर जो नंबर है वही बाहर आ जाती हैं। वन ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो दो वर्टिकल लाइंस के अंदर होता है वही बाहर आ जाता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ये, हाँ अब एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स यहाँ पे मैं ये लेता हूँ -5 लेता हूँ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मैं ए मैट्रिक्स जो है यहाँ पे वो -5 लेता हूँ, ये भी 1 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे अगर आप डिटर्मिनेंट करो तो डिटर्मिनेंट में -5, ठीक है, तो ये -5 ही होगा, ठीक है। मैं आपको बतला रहा हूँ कि वन ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में कुछ भी नहीं करना है, दो वर्टिकल लाइंस के अंदर जो नंबर होती हैं वही बाहर आ जाती हैं। वन ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में कुछ भी नहीं करना है, दो वर्टिकल लाइंस के अंदर जो नंबर होती हैं वही बाहर आ जाती हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर यहाँ पे दो वर्टिकल लाइंस मॉडुलस होता, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे अगर दो वर्टिकल लाइंस ये मॉडुलस अगर रहा होता तो मॉडुलस में -5 होता, लेकिन यहाँ पे जो दो वर्टिकल लाइंस है वो एक्चुअल में डिटर्मिनेंट है यहाँ पे, इसलिए डिटर्मिनेंट में -5 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो -5 ही होगा, ठीक है। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा था नेगेटिव इंटीजर का एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो अब हम लोग टू ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का बात करते हैं। जैसे मेरे पास कोई मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, तो मान लीजिए मेरे पास ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, ऑर्डर 2 × 2 का, क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है डिटर्मिनेंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालना जिसका ऑर्डर 2 हो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ए जो मैट्रिक्स है वो है A11, A12, A21, A22। इसका जो सबस्क्रिप्ट है वो इस तरह से इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप देख सकते हो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में इसलिए A11 है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में इसलिए A12 है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है इसलिए A21 है, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में है इसलिए A22 है, ठीक है। तो पिछले कुछ पोर्शन ऑफ वीडियो में अगर आपको साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मैं फैन ऑफ करना भूल गया था उस वीडियो के दौरान, तो प्लीज़ आप थोड़ा उसको देख लीजिएगा अच्छे से ईयरफोन से अगर आपको साउंड का प्रॉब्लम आ रहा हो तो यहाँ पे हम लोग को अब डिटर्मिनेंट ए निकालना है। तो डिटर्मिनेंट में अब डिटर्मिनेंट ए है तो अब ये दो वर्टिकल लाइंस के अंदर ये एंट्रीज आ जाएंगी। जैसे अब हम डिटर्मिनेंट ए लिख रहे हैं, डिटर्मिनेंट ए, तो ये जो एंट्रीज है वो दो वर्टिकल लाइंस के अंदर आएंगी, ना कि स्क्वायर ब्रैकेट में। तो A11, A21, A12, A22। तो डिटर्मिनेंट अगर दो, इसका आप देख सकते हैं कि इसका इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें दो रो है और दो कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 है। तो यहाँ पे आपको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बतला रहा हूँ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पहले हम लोग ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, ठीक है, और फिर हम लोग, ये एरो आपको बनाना नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, और फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और उनके बीच में होगा माइनस साइन। जैसे पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 × A22, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे यानी A11 × A22, बीच में माइनस साइन आएगा, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो A21 × A12, ठीक है। मैं आपको फिर से यहाँ पे बतलाना चाहूंगा कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे हम लोगों ने निकाला है। तो पहले हम लोग ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 × A22, ठीक है, बीच में माइनस साइन आता है, और फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे A21 × A12, यही इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन इस पे जैसे करवाना चाहूंगा, जैसे ये मान लीजिए हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, जैसे डिटर्मिनेंट में हम लोग को दिया गया है 6, 7, -3, -2। हम लोग को इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं, पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × -2, ठीक है, बीच में माइनस साइन होगा, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × -3, ये हो जाएगा -12, और ये हो जाएगा माइनस में यहाँ पे -21, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का -12 और यहाँ पे +21,
तो 21 में से 12 गया तो 9, तो इसका आंसर हम लोग के पास कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाना चाहूंगा इस पे बेस्ड, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। जैसे कि आप देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन जो मैं लेने जा रहा हूं। इफ डिटर्मिनेंट में है हम लोगों के पास x+1, x-1, x-3 और x+2, ये डिटर्मिनेंट में हम लोग के पास दिया गया है। इज इक्वल टू भी डिटर्मिनेंट ही दिया हुआ है 4, 1 -1 3, इज इक्वल टू में भी डिटर्मिनेंट ही दिया हुआ है। तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में है फाइंड x, हम लोगों को x निकालना है। तो कुछ नहीं है, आपको दोनों साइड, अब देखिए अब डिटर्मिनेंट में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। हाँ, मैं आपको यही यहाँ पे बतलाना चाह रहा हूँ कि हम लोग मैट्रिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम लोग मैट्रिक्स से थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप ऐसे नहीं बना सकते हो कि x+1 इज इक्वल टू 4, x-1 -1, x-3 इज इक्वल टू 1, x+2 इज इक्वल टू 3। जैसे मैट्रिक्स हम लोग सीधा सीधी कंपेयर कर देते थे कि इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उसमें इक्वल होता था मैट्रिक्स में। आप यहाँ पे वो नहीं कर सकते हो डिटर्मिनेंट में, आपको दोनों साइड के डिटर्मिनेंट के वैल्यूज को सॉल्व करना होगा और फिर आपको x का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, हाँ, तो पहले आप इस डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करिएगा और फिर इस डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करिएगा और फिर हम लोग फिर आगे का सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग के पास हो जाएगा x+1, x+2 माइनस x-3 नीचे से ऊपर x-1। ये आपका हुआ LHS, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब RHS भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ऊपर से नीचे 4 3 12 माइनस नीचे से ऊपर 1 इंटू -1 यानी -1। तो यहाँ पे अगर आप लिखिएगा, चलिए मैं लिख देता हूँ -1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x इंटू x² प्लस x इंटू 2 प्लस 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू 2 माइनस, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, x इंटू x² x इंटू -1 माइनस x माइनस 3 इंटू x माइनस 3x माइनस 3 इंटू -1 प्लस 3, 12 प्लस 1 13। तो x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस x 3x माइनस x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -4x है, तो यहाँ पे प्लस 4x, यहाँ पे -3 इज इक्वल टू 13। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 4x हो जाएगा 7x, यहाँ पे था प्लस 2, तो 2 माइनस 3 हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 13। तो वी हैव 7x इज इक्वल टू 13 प्लस 1 14, यानी x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 7 2 जा 14। तो x के हम लोग का जो वैल्यू है वो हम लोग का 2 आएगा। तो मैं एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ, x का वैल्यू आ रहा है 2। ठीक है, सही है। तो मैं यही आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा था कि 2 ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो डिटर्मिनेंट पढ़ने जा रहे हैं उसका ऑर्डर, मतलब कि कैसे हम लोग 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मेन यही है, ज़्यादातर आप मतलब मेन जो कॉन्सेप्ट है वो इसी में यूज़ होगा कि 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलिए तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, जिसमें एलिमेंट्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये जैसे हम लोग के पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप देख सकते हो कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा। इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू 3।
ठीक है। तो हम लोग को अब अगर हम लोग को यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए निकालना है तो हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू, वही हम लोग अब सीखने जा रहे हैं कि हम लोग 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को पहले 2 टर्म सीखने होंगे कि माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो आप प्लीज ये दोनों चीज सीख ले कि माइनर और कोफैक्टर क्या होता है। ठीक, तो मैं आपको पहले यहाँ पे माइनर सिखा दूं कि माइनर क्या होता है। जैसे आपको इस एलिमेंट का माइनर निकालना है A11 का, ठीक है, माइनर ऑफ आपको अगर इस एलिमेंट का माइनर निकालना है A11 का, तो माइनर ऑफ A11 इसको हम लोग कैपिटल M और सबस्क्रिप्ट में 11 से डिनोट करेंगे। और ये पता है कैसे निकलता है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं आपको सिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जो एलिमेंट है हम लोग का A11 वो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो माइनर निकालने में आप क्या कीजिएगा कि आप फर्स्ट रो को छुपा दीजिए और फर्स्ट कॉलम को छुपा दीजिए। ठीक है, फर्स्ट रो को छुपा देंगे और फर्स्ट कॉलम को छुपा देंगे। फिर आप वही वाला काम करिए जो आप 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में करते थे, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। ठीक है, वही माइनर का वैल्यू होगा। पहले आप वो मतलब कि उस रो और उस कॉलम को छुपा दीजिए जिसमें वो एलिमेंट लाई कर रहा है। ठीक है, और फिर वही काम करिए जो 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में करते थे, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। तो इसके माइनर का वैल्यू हो जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। ये इसके माइनर का वैल्यू हो जाएगा। सॉरी, मैं कैमरा नहीं देख रहा था, यही इसके माइनर का वैल्यू हो जाएगा। वैसे ही अगर आप माइनर निकालो A12, जिसको हम लोग M कैपिटल M और सबस्क्रिप्ट में 12 से डिनोट करेंगे, तो उसमें भी हम लोग को वही काम करना है जो इसमें हम लोग कर रहे थे। यानी A12 हम लोग का किस रो किस कॉलम में है, तो A12 यहाँ पे है, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में। आप देख सकते हो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है बस उसको हाइड कर देना है। ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हाइड कर देना है। तो मैं इसको हाइड कर दिया मैंने और इसको हाइड कर दिया। अब आपको 4 एलिमेंट दिख रहे होंगे, एकदम 4 एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे। तो उसमें हम लोग ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर अगर करेंगे तो A21 इंटू A33 हो जाएगा, माइनस A31 इंटू A23 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूं, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू क्या था, ये ना था, तो ये और ये तो चला गया, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, A31 इंटू A23। फिर अगर ऐसे ही आप माइनर निकालो, बहुत गर्मी है आज, माइनर ऑफ A13 अगर हम लोग निकालते हैं तो M13 से इसको हम लोग डिनोट करेंगे। और ये कहाँ पे हम लोग का फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में है, तो इसको और इसको हाइड कर देंगे ऊपर से नीचे, यानी A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। तो यही बस आपको लिख देना है, A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। वीडियो बनाने में सबसे बड़ी हमें जो प्रॉब्लम आती है वो है कि मतलब कि हमें फैन ऑफ करके आपके लिए वीडियो बनाना पड़ता है, नहीं तो उसमें फैन चलने का काफ़ी साउंड आ जाता है, जिससे बच्चों को मतलब शायद जो ईयरफोन लगा के सुनते हैं उसे उन्हें तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बाकी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमें फ़ैन ऑफ करके वीडियो बनाना पड़ता है, पॉज कर, मतलब कि हम ज़्यादा पॉज भी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अब हम लोग जो मतलब कि अब ऐसे अगर हम लोग माइनर निकाले इस एलिमेंट का A21 का, तो इसको हम लोग कैपिटल M और सबस्क्रिप्ट में 21 से डिनोट करेंगे। तो इसका भी माइनर आप एकदम आसानी से निकाल सकते हो यहाँ पे कि आप सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसको हाइड कर दूँ सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को, तो मेरे पास क्या क्या है, A12 इंटू A33 ऊपर से नीचे, माइनस नीचे से ऊपर, तो माइनस A32 इंटू A13। तो मैं यहाँ पे आपका लिख देता हूँ, A21 था ना, तो ये और ये हाइड हो गया और ये हाइड हो गया, A12 इंटू A33 माइनस ये हाइड हो गया और ये हाइड हो गया, A12 इंटू A33 माइनस A32 और यहाँ पे A13। ऐसे ही आप बाकी सब रिमेनिंग एलिमेंट्स के भी माइनर निकाल सकते हो। मैं आपको सभी का निकाल के दिखा ही देता हूँ। चलो
माइनर अगर आप A22 का निकालो, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेट करूंगा, तो इसको हम लोग m सबस्क्रिप्ट में 22 से डिनोट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे 22 देखो तो यहाँ पे सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हाइड कर देंगे, ऊपर से नीचे A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13, क्योंकि यहाँ पे A22 है तो ये और ये गायब हो गया, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, ठीक है। तो माइनस A31 इंटू A13, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास A22 का। उसके बाद अगर हम लोग माइनर निकालें, माइनर ऑफ A23 अगर निकालते हैं हम लोग, तो A23 का माइनर निकालने में, हाँ, तो आपका यहाँ पे आप देख सकते हो A23 यहाँ पे है, आप इस रो को हटा दीजिए, इस कॉलम को हटा दीजिए, तो अगर ये हाइड हो जाएगा और ये हाइड हो जाएगा, तो आप देख सकते हो कि हम लोगों के पास 4 एलिमेंट है, A11 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A12। तो मैं वहीं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे M23 हो जाएगा, तो M23 हो जाएगा। तो यहाँ पे M23 मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम मैंने हटा दिया, तो A11 इंटू A32 माइनस ये सेकेंड रो हटा दिया, थर्ड कॉलम हटा दिया, तो A11 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A12, ठीक है। अगर आप माइनर अब ऐसे ही निकालोगे, ओह नो, माइनर अगर आप ऐसे ही निकालोगे 31 का, तो यहाँ पे हम लोग इसको m सबस्क्रिप्ट में 31 से डिनोट करेंगे। तो आप थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दूं, तो ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर A12 इंटू A23, A12 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो A12 इंटू A23 माइनस थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो A12 इंटू A23 माइनस A22 इंटू A13। ये हो गया 31 का। अब अगर मैं माइनर यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, या फिर चलिए यार यही लिख देता हूँ, माइनर ऑफ A32, तो इसको हम लोग M32 से डिनोट करेंगे। तो M32 यहाँ पे अगर इस मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो इस थर्ड रो को हाइड करेंगे और इस सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसको हाइड करने के बाद हमारे पास 4 एलिमेंट जो बचेगा वो A11, A21, A13 और A23 है। तो उसको हम लोग ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A11 इंटू A23 माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A21 इंटू A13। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे मेरा थर्ड रो सेकंड कॉलम में था, तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, A11 इंटू A23। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ A11 इंटू A23, A11 इंटू A23, यानी थर्ड रो और सेकंड कॉलम है, तो A11 इंटू A23 माइनस नीचे से ऊपर A21 इंटू A13। ये हम लोग के पास M32 हो गया। फिर अगर हम लोग लास्ट अब हम लोग को माइनर निकालना है, तो माइनर ऑफ A33, तो A33 के माइनर को m सबस्क्रिप्ट में 33 से डिनोट करेंगे। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड करना है। तो इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि थर्ड रो ये है और थर्ड कॉलम ये है। इसको हाइड करने के बाद A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12 होगा। तो यहाँ पे उसी चीज़ को लिख लेंगे, A11 इंटू थर्ड रो थर्ड कॉलम, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। तो यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी हम लोग के एलिमेंट्स हैं जो इस डिटर्मिनेंट में दिया गया है, सभी के माइनर को निकाल लिया। तो इसी तरह से आप माइनर को निकाल सकते हैं, इसी को हम लोग माइनर कहते हैं। अब को फैक्टर क्या होता है, तो मैं को फैक्टर भी आपको समझा देता हूँ। तो को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इन डिटर्मिनेंट ए, जैसे कि मान लीजिए हम लोग के पास कोई डिटर्मिनेंट है, यही वाला मान लीजिए हम लोग के पास डिटर्मिनेंट मतलब कि डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मान लीजिए यही डिटर्मिनेंट है हम लोग के पास।
तो अगर हम लोग को फर्स्ट एलिमेंट का को फैक्टर निकालना है तो इसको को फैक्टर को हम लोग Cij से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इस एलिमेंट का को फैक्टर लिखूं A11 का, तो उसको हम लोग C11 से डिनोट करेंगे। और ये होता क्या है, तो मैं आपको इसका जनरल फार्मूला पहले लिख देता हूँ कि Cij इज इक्वल टू होता है -1 टू द पावर i प्लस j, यानी यहाँ पे जो i और j है इसी का सम होगा -1 के पावर में। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे i और j जो है उसी का सम होगा यहाँ पे -1 के पावर में इंटू इसका माइनर mij का माइनर, यही को फैक्टर होता है। तो आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, यही को फैक्टर होता है। जैसे मैं C11 अगर लिखूं तो -1 टू द पावर में 1 + 1 यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा इंटू कैपिटल M11, जो मेरा M11 जो माइनर आता है 11 का, वो मैं वहाँ पे माइनर लिखूंगा। इसी तरह से हम सभी एलिमेंट्स का को फैक्टर भी निकालते हैं। तो आप सभी एलिमेंट्स का को फैक्टर ऐसे निकाल सकते हैं, C11, C12, C13, C21, C22, C23, ऐसे आप सभी एलिमेंट का को फैक्टर निकालिएगा। मैं एक दो और लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे C12 लिखूं तो -1 टू द पावर में 1 + 2 3 इंटू M12, ठीक है। -1 पे पावर में अगर, हाँ ये भी बात आपको मैं बता दूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि -1 के अगर पावर में ऑड नंबर हो तो वो माइनस के साइन के साथ बाहर आता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -M12 हो जाएगा। और -1 के पावर में अगर इवन नंबर हो तो माइनस साइन खत्म हो जाता है, ठीक है, वो पॉजिटिव बन जाता है, तो वो बाहर आएगा प्लस साइन के साथ, ठीक है। मैं उसका भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हाँ, तो मैं उसका एग्जांपल तो मैं यहीं पे आपको दे ही सकता हूँ। जैसे -1 के पावर में इवन नंबर है तो ये 1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बाहर बस M11 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये -M12 आ गया। इसी तरह से आप जितने भी एलिमेंट्स हैं डिटर्मिनेंट में, आप सभी एलिमेंट्स के माइनर को, मतलब कि को फैक्टर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप को फैक्टर भी निकालना सीख गए कि हाँ को फैक्टर अब हम लोग कैसे निकालते हैं। अब हम लोग किसी डिटर्मिनेंट के वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। अभी तो हम लोग ये समझ रहे थे कि हाँ डिटर्मिनेंट में हम लोग को 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोगों को 2 चीज़ों का जानकारी होना जरूरी है, एक की माइनर और एक को फैक्टर। तो हम लोगों ने दोनों टर्म्स को पढ़ लिया है। तो अब इसका यूज़ क्या है, तो यूज़ आपका यही है, जैसे मान लीजिए यही मेरे पास डिटर्मिनेंट है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बतलाता हूँ डिटर्मिनेंट अब कैसे निकाला जाता है। तो आप डिटर्मिनेंट का पहले डेफिनेशन लिख लीजिए कि वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट क्या होता है, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन लिख ले तो वो कुछ इस तरह से है। वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन है कि देखिए, तो आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डिटर्मिनेंट का। द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट, the value of a determinant is the sum of the products, is the sum of the products, is the sum of the products of, is the sum of the products of elements of any row or column, ठीक है, any row or column with their corresponding cofactors, with their corresponding cofactors, तो देखिए बच्चों, इस स्टेटमेंट का यही मतलब है कि द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और ए कॉलम विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। इसके कहने का यह मतलब है कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट का आपको अगर वैल्यू निकालना है तो हम लोग कोई भी मतलब रो चूज़ कर सकते हैं या कोई भी कॉलम चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार, और उस कॉलम या रो में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उनको आपस में ऐड कर देंगे। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे ये हम लोग के पास जो डिटर्मिनेंट है, जैसे ये जो हम लोग डिटर्मिनेंट लिया है, अगर मैं इसका वैल्यू अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपेंड करूं, एक बार मैं फिर से बोलना चाहूँगा, तो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को
फर्स्ट रो से एक्सपैंड करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि डिटर्मिनांट ए इज इक्वल टू जो इसका वैल्यू आएगा इस डिटर्मिनांट को सॉल्व करने पे, वो मैं लिख सकता हूँ कि A11 जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो का इनटू उसका कोफैक्टर, ठीक है, इट्स कोफैक्टर, ठीक है, प्लस बीच में प्लस का साइन होगा। हम लोग यहाँ पे आप डेफिनेशन में देख सकते हो कि द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनांट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और अ कॉलम विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। तो हम लोग मतलब कि कोई भी, जैसे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट रो को चूज़ किए तो उसमें एक एलिमेंट है हम लोग के पास A11, तो हम लोग A11 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में सम होगा, फिर A12 जो हम लोग के पास सेकेंड एलिमेंट है उसको फिर उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, A12 इंटू इट्स कोफैक्टर, ठीक है, प्लस जो थर्ड मतलब कि एलिमेंट है फर्स्ट रो में A13 इंटू उसका कोफैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यही इसका तरीका है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि A11 इंटू C11, इसका कोफैक्टर को हम लोग C11 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक, प्लस A12 इंटू इसका कोफैक्टर को C12 से मैं डिनोट कर रहा हूँ, प्लस A13 इंटू इसके कोफैक्टर को मैं C13 से डिनोट कर रहा हूँ। तो यही डिटर्मिनांट ए का वैल्यू होगा, ठीक है। इसी तरह से आप डिटर्मिनांट ए को सॉल्व कर सकते हो। अब बस अभी इतना जानिए, अब मैं आपको फर्दर और एग्जांपल्स दूंगा। तो हाँ बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आप इस स्टेटमेंट पे गौर करिए। यहाँ पे नोट में आप लिख लीजिए अपने नोट कॉपी में कि इफ़ अ रो और ए कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनांट कंसिस्ट ऑफ ऑल जीरोस देन इट्स वैल्यू इज जीरो। यानी अगर किसी भी एक रो या कॉलम, मतलब अगर मेरे पास कोई डिटर्मिनांट है उसमें किसी भी एक रो में या किसी भी कॉलम में अगर सभी एंट्रीज या एलिमेंट्स जीरो हो जाती हैं तो इस डिटर्मिनांट का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। अब ये तो कॉमन बात है कि अगर मेरे पास कोई डिटर्मिनांट है उसमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सभी एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाते हैं तो अगर मैं उस डिटर्मिनांट को उसी रो या कॉलम से एक्सपैंड करूं तो जीरो इंटू इट्स कोफैक्टर जीरो प्लस जीरो इंटू इट्स कोफैक्टर जीरो प्लस जीरो इंटू इट्स कोफैक्टर जीरो, मतलब जीरो ही होगा। तो यही चीज़ लिख रहा है कि अगर किसी भी डिटर्मिनांट के एक रो या एक कॉलम में सभी एंट्रीज जीरो हो जाती हैं तो उस डिटर्मिनांट का वैल्यू जीरो होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवाना चाहूँगा डिटर्मिनांट का, जिससे आपका मतलब कि कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। यहाँ पे हम लोग को इस डिटर्मिनांट का वैल्यू इवेलुएट करना है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को इवेलुएट करना है एक डिटर्मिनांट के वैल्यू को, जहाँ पे डिटर्मिनांट यहाँ पे हम लोग को दिया गया है 3, 4, 5। सॉरी, मुझे बार बार वीडियो पॉज करनी पड़ रही है क्योंकि अभी काफ़ी डिस्टर्बेंसेस हैं सराउंडिंग्स में, इसलिए हम लोग को वीडियो थोड़ा पॉज करना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं। तो 3, 4, 5 है, -6 2 -3 8 1 7। ये इस डिटर्मिनांट का हम लोग को वैल्यू इवेलुएट करना है। तो मैं किसी भी मतलब रो या कॉलम से इसको एक्सपैंड कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करना चाहूँ तो मैं फर्स्ट कॉलम से भी कर सकता हूँ। एक्सपैंडिंग द गिवन डिटर्मिनांट अगर मैं इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करूँ तो क्या होगा, बाय फर्स्ट कॉलम। तो मैं इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करने जा रहा हूँ, तो डिटर्मिनांट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दिस एलिमेंट, मतलब कि फर्स्ट कॉलम में यही तीन एलिमेंट है 3 -6 8, तो दिस एलिमेंट जो 3 है इंटू इसका जो को फैक्टर होगा, तो अब तो जान ही रहे हो इसका को फैक्टर जो होगा, मैं फ़िलहाल के लिए इसको C11 लिख देता हूँ, प्लस ये जो -6 एलिमेंट है और इसका को फैक्टर फ़िलहाल के लिए मैं इसका पोजीशन लिख देता हूँ, ये सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है तो C21, प्लस दिस एलिमेंट इंटू इसका को फैक्टर मैं लिख देता हूँ, ये थर्ड रो में है फर्स्ट कॉलम में है तो C31। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब आप C11 यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो C11 क्या होता है, मतलब कि किसी भी एलिमेंट का को फैक्टर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं उसके लिए हमको माइनर का भी ज़रूरत होगा, क्योंकि C11 आप अगर यहाँ पे थोड़ा रफ में देख लीजिए तो यहाँ पे अगर मैं M11 मैं निकाल चुका हूँ मान लीजिए, तो C11 क्या होगा, -1 ⁻1 + 1 2 और M11 हो जाएगा, यानी M11 के ही बराबर हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो ये रो ख़त्म, मतलब कि ये जिस रो कॉलम में उसको आप हाइड कर लीजिए, तो ये रो और ये कॉलम हाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14 माइनस माइनस 3 यानी 14 प्लस 3 यानी 17 हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्टकट कर दे रहा हूँ, आप अच्छे से लिख के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, प्लस देख सकते हो आप -6 ये एलिमेंट है, इनटू इसका को फैक्टर है C21। तो मैं यहाँ पे आपको C21 लिख के दिखाता हूँ। C21 हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 1 3 और M21। अब -1 पे जब ऑड पावर है तो ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा यानी -M21। तो यहाँ पे आप पहले माइनस साइन आगे में ऐड कर मतलब मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे -M21 आने वाला है। तो माइनस अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये +6 हो जाएगा। ठीक है, अब आसानी से M21 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो जो माइनर का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे सेकेंड रो हम लोग हाइड करेंगे और फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे। तो सेकेंड रो मैं हाइड कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम 4 7 जा 28 -5, तो यहाँ पे 23 हो जाएगा, +8 इंटू इसका को फैक्टर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो C31 क्या हो जाएगा। C31 हो जाएगा आपका -1 टू द पावर 3 + 1 4 इंटू M31। तो -1 पे इवन पावर है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो आप यहाँ पे M31 निकाल लो। यहाँ पे 17 3 जा 51 हो जाएगा, प्लस 6 3 जा 18 का 8, 6 3 जा 18 का 8, 6 2 जा 12 एक 13 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 और यहाँ पे मैं M31 का वैल्यू लिख लेता हूँ। M31 का वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ से, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड कर दूंगा, -12 -10। तो यहाँ पे -12 -10 -22 हो जाएगा। तो मैं इसको अगर ऐड कर दूँ तो 8 + 1 9 5 3 8 189, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 8 2 जा 16 का 6, 8 2 जा 16 17, 9 - 6 3, 8 में से 7 गया 1। तो ये 13 आंसर होगा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। मैं एक बार आंसर मिला लेता हूँ। हाँ, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 13 ही आ रहा है। तो बिल्कुल सही आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए, आंसर अपना मिला लीजिए। तो हाँ बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। आज हमने डिटर्मिनेंट्स का इंट्रोडक्शन लिया कि कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या है, 1 ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या है। डिटर्मिनेंट के बारे में बेसिक नॉलेज हमने सीखा। चूँकि हम लोग को एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ना था, उसमें हम लोगों को डिटर्मिनेंट का थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए उस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि उसमें जो हम लोग को इन्वर्स निकालना होगा मैट्रिक्स का, उसमें हम लोगों को डिटर्मिनेंट का भी यूज़ करना होगा। तो उसमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है जनरली 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इसलिए मैंने आपको डिटर्मिनेंट का आज बेसिक नॉलेज दिया। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे। और हाँ बच्चों, एक बात और, जब मैं आपको डिटर्मिनेंट का जब मेरा प्लेलिस्ट बनेगा, मैं डिटर्मिनेंट पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, तो उसमें भी मैं फर्स्ट लेक्चर में इसी वीडियो को ऐड कर दूँगा, क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट का जो लेक्चर है ये डिटर्मिनेंट्स के लिए है जनरली। तो मैं उसमें भी इस वीडियो को ऐड कर दूँगा ताकि आप डिटर्मिनेंट में जाके मतलब फर्स्ट लेक्चर देख लें, क्योंकि उसके बाद हम लोग को प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ना होगा। लेकिन अभी मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले मैं इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा, एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा के मैं मैट्रिक्स के टॉपिक को खत्म कर दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट का लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं फर्स्ट लेक्चर में इसी वीडियो को डाल दूंगा और सेकेंड लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पे बनाऊंगा। तो ठीक है बच्चों, बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए। और अब आप भी क्वेश्चनों को मतलब प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आपके और डाउट्स क्लियर होंगे। तो थैंक यू, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।